हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 से 27 मई 4 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो डिलेड है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से टाइमली वीडियोस अपडेट नहीं हो पाए हैं, बट अगले 1-2 दिन में बाकी दिनों के वीडियोस भी जो है वो अपडेट हो जाएंगे और दोबारा से जो है वो डे टू डे बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का चल रहा था वो फिर से डे टू डे बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 दिन का करंट एक साथ देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। अभी जनगणना भवन का जो है उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है ये जनगणना भवन जो है वो किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जो जनगणना भवन का निर्माण किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है और जिसका हाल ही में उद्घाटन जो है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ये उद्घाटन जो हुआ है 22 मई 2023 को, 22 मई को ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी ये जो भवन है इसकी जो आधारशिला है वो सितंबर 2019 में इसकी आधारशिला, इस जनगणना भवन की आधारशिला जो है वो सितंबर 2019 में रखी गई थी। बाकी कुछ एडिशनल फैक्ट हैं वो ये है कि भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। मतलब ब्रिटिश टाइम पे, जब अंग्रेजों के शासन था उस टाइम पे भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। उसके बाद पहली पूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई थी और इसके बाद ही लगातार हर 10 साल पे जो है वो जनगणना की जा रही है। जो लास्ट जनगणना थी वो वर्ष 2011 में हुई थी। उसके हिसाब से वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोविड के कारण ये क्या है लगातार स्थगित होती रही। बाकी अब सरकार ने जो है वो प्रक्रिया जनगणना की स्टार्ट कर दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया। आपको उस राज्य का नाम बताना है। एक्चुअल में तीर्थ दर्शन योजना तो बहुत सारे स्टेट से चल रही हैं, बट एक स्टेट है जिसने डिसीजन लिया है कि वो ये जो तीर्थ दर्शन योजना है वो हवाई मार्ग से, एरोप्लेन की सहायता से ये तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये ऐसा करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये किया हुआ है। इसके तहत इन्होंने क्या किया है, 21 मई 2023 को तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जो है वो भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाने के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है, ठीक है, तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ संगम कहा जाता है, संगम है तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का, वहां पर ये यात्रा भेजी गई है भोपाल से। इस जत्थे में जो है वो टोटल 32 तीर्थयात्री हैं, जिसमें 24 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। ठीक है, और ये जो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये काफी पुरानी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। ये वर्ष 2012 में जो है स्टार्ट की गई थी और तब से ये लगातार चल रही है। इस योजना में क्या है, राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको देश के चिन्हित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। ठीक है, पहले ये अन्य मार्गों से होती थी, बट अभी इस वर्ष क्या है ये हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी चिसिनाओ, राजधानी का नाम है चिसिनाओ, चिसिनाओ में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रो यूरोपीय संघ रैली जो है वो आयोजित की गई है। ठीक है, ये रैली आयोजित की गई है कि ये देश भी जो है वो क्या है, यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है। तो एक रैली आयोजित की गई है, वो आपको बताना है कौन सा देश है ये। उसकी राजधानी जो है वो चिसिनाओ है। ऑप्शन है रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और मोल्डोवा। ठीक है, मोल्दोवा या मोल्डोवा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये चिसिनाओ जो है वो मोल्डोवा की जो है वो राजधानी है। ये यूरोप का एक देश है मोल्डोवा, उसकी चिसिनाओ राजधानी, और वहां पर एक इस तरह की रैली का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये जो मोल्डोवा की राजधानी चिसिनाओ में देश की राष्ट्रपति जो है माइया सेंडू के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के समर्थन में एक बड़ी रैली हुई है। ठीक है, मोल्डोवा के यूरोपीय संघ में शामिल होने के समर्थन में अनुमानित 75,000 लोगों ने भाग लिया है। बाकी ये लगभग 2.6 मिलियन की आबादी वाला एक पूर्व सोवियत गणराज्य, ठीक है,
जो सोवियत गणराज्य था उस गणराज्य का ये एक हिस्सा होता था। इसने पिछले साल यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया और जून 2022 में यूक्रेन के साथ एक उम्मीदवार देश बन गया है। ठीक है, अभी इसकी सदस्यता जो है वो मिली नहीं है, बट ये क्या है, उम्मीदवार है। ठीक है, बाकी पहले ये सोवियत गणराज्य का एक हिस्सा होता था। और डिटेल्स भी कुछ है मोल्डोवा के बारे में, वो देख लेते हैं। मोल्डोवा क्या है, ये पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जो है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में एक लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, लैंड लॉक्ड देश की मतलब कि इसका जो कोई भी सीमा पर क्या है, कोई जल राशि नहीं है। ठीक है, समुद्र वगैरह वैसा कुछ नहीं है। ये चारों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ देश है। ये रोमानिया और यूक्रेन के साथ जो है सीमाएं साझा करता है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर लगता है वो केवल दो देशों के साथ बॉर्डर लगता है, एक रोमानिया के साथ और एक ये यूक्रेन के साथ। बाकी इनकी जो मुद्रा है वो मोल्दोवन ल्यू है। ठीक है, इसके राष्ट्रपति जो हैं वो माया सेंडू हैं, इसके प्रधानमंत्री जो हैं वो डोरेन रिसेन है। ठीक, बाकी यहाँ पे मैंने यूरोप का मैप लगाया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं रोमानिया आपका रहा ये, ठीक है, और आपका यूक्रेन रहा ये, और ये यहाँ पे जो बीच में छोटा सा देश है ये रहा आपका मोल्डोवा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रोमानिया है इस तरफ, ये ऊपर यूक्रेन है, और ये बीच का जो हिस्सा है जिसको मैंने कलर कर दिया है ये आपका जो है वो मोल्डोवा देश है। ठीक है, ये केवल सीमाएं जो है वो रोमानिया और यूक्रेन के साथ साझा करता है, बाकी और किसी देश के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम द्वारा जो है वो आप सभी लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का जो है लिंक दिया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उनका कंटेंट का सारा फ्री पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, आप वो हमें ईमेल के थ्रू अथवा आप हमें वीडियो में जो है वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनूर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको समूह के अध्यक्ष बताने हैं, कौन से समूह के अध्यक्ष को जो है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है टाटा समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह और रिलायंस समूह। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, टाटा समूह के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। ये टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं ये एन चंद्रशेखरन जी हैं, एन चंद्रशेखरन जी हैं। इनको ये सेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनूर पुरस्कार जो है दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार क्या है, भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए जो है वो मिला गया है। बाकी पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ये फ्रांस सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, जो है हाईएस्ट सिविलियन जो पुरस्कार है जो ये फ्रांस सरकार का है, और इसकी जो शुरुआत है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। वर्ष 1802 से ये स्टार्ट हुआ था और तब से ये लगातार चला आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस तरकस, आपका जो इंडियन नेशनल शिप जो है आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा किस देश में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं? भारतीय सेना के जो है, भारतीय नौसेना के दो जो जलपोत हैं वो एक सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। ठीक है, इस नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए लोग किस देश में गए हैं, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है तुर्की, सऊदी अरब, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये सऊदी अरब में भारत के क्या है, ये नौसेना के दो पोत जो हैं वो गए हुए हैं नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए। नौसेना अभ्यास का नाम है अल मोहद अल हिंदी और ये वर्ष 2023 का जो है वो अभ्यास है। ठीक है, इसमें डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में क्या है, अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ठीक है, ये अल मोहम्मद अल हिंदी का क्या है, दूसरा संस्करण है। ठीक है, पहला संस्करण इसका हो चुका है, दूसरा संस्करण है। ठीक है, ये दूसरी बार हो रहा है। ये 21 से 25 मई 2023 तक जो है वो आयोजित किया गया है। बाकी इसका पहला संस्करण जो है वो वर्ष 2021 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वर्ष समुद्री गश्ती विमान जो है वो भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बाकी यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को गहरा
करेगा। बाकी इस तरह के जो सैन्य अभ्यासों वाले क्वेश्चन हैं उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि एक तो इसमें यह है कि कौन से देशों के बीच में होता है, कब ये हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, और कौन सा इसका संस्करण है। ये सारी चीजें इन क्वेश्चंस में जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप इसमें देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, 2023 वर्ष 2023 का जो विश्व कछुआ दिवस था, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है, ठीक। ऑप्शन है आई सेव टर्टल, आई प्रोटेक्ट टर्टल, आई लव टर्टल, आई लाइक टर्टल। तो इसका जो थीम है वो ऑप्शन सी है। इसका थीम जो था वो आई लव टर्टल जो है इसका थीम रखा गया है जो कछुआ दिवस का। बाकी देखते हैं ये विश्व कछुआ दिवस मनाया किस दिन जाता है। तो ये जो विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को जो है वो मनाया जाता है। बाकी कछुए जो हैं वो पृथ्वी के पारिस्थितिक डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कछुआ जो है टेस्टुडाइन वर्ग का एक सरीसृप है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सरीसृप है, ठीक है, सरीसृप है। और किस वर्ग का है, टेस्टुडाइन वर्ग का ये है और सरीसृप है। आपसे पूछा जा सकता है कि कछुआ जो है वो किस वर्ग में आता है, उसमें ये रेप्टाइल जो है इसको बोला जाता है सरीसृप। बाकी ये मीठे पानी या खारे पानी के अंदर रह सकते हैं। भारत में कछुओं के सामने सबसे खतरा क्या है, तस्करी है, ठीक है। इनका जो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो बहुत से कार्यों में जो है उपयोग में आते हैं, इस वजह से इनकी तस्करी बहुत अधिक मात्रा में होती है और ये इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हो गए कि किस दिन मनाया जाता है, थीम किस दिन की थी, और उसके अलावा मेन जो है किस वर्ग के हैं कि ये रेप्टाइल उसमें आते हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, कछुए जो हैं वो हैं रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे। बीजी मतलब ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज इंजन जो ट्रेन की पटरियां दो पटरियों के बीच में जो दूरी होती है उसको गेज बोलते हैं। जो अभी आप लोग जनरली रेल की पटरियां भारत में देखते हैं वो मैक्सिमम जो है वो ब्रॉड गेज की पटरियां हैं। तो उन ब्रॉड गेज की पटरियों पे जो इंजन चलते हैं वो ब्रॉड गेज इंजन है। वैसे 20 ब्रॉड गेज इंजन जो है वो भारतीय रेलवे ने अभी किसी अपने मित्र देश को सौंपे हुए हैं। उस देश का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, बांग्लादेश को भारतीय रेलवे ने ये 20 ब्रॉडगेज इंजन जो है अभी हाल में सौंपे हुए हैं, ठीक है। बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 5 ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी जारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन से यात्रा के लिए क्या है, 5 ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी ट्रेन से, और माल ढुलाई के लिए 5 ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी जो है जारी है। ये कनेक्टिविटी कहाँ है, गेडा दर्शना, ठीक है। ये गेडा भारत का हिस्सा है और दर्शना बांग्लादेश का है। तो गेडा दर्शना, बेनापोल पेट्रापोल, सिंघाबाद रोहनपुर, राधिकापाद बुरोला और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, ठीक है। ये 5 जो है वो कनेक्टिविटी हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 3 जोड़ी रेलगाड़ियां चल रही हैं, 3 जोड़ी रेलगाड़ियां जो है चल रही हैं। ये कौन कौन सी हैं, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। ये 3 जो है वो रेलगाड़ियां चलती हैं। ये आने जाने का होता है तो ये जोड़े में हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। मैत्री एक्सप्रेस अगर आपसे पूछा जाता है तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है, कोलकाता और ढाका के बीच। उसके बाद से बंधन एक्सप्रेस कहाँ चलती है, कोलकाता और खुलना के बीच। और मिताली एक्सप्रेस कहाँ चलती है, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे चलती है। इसी तरह से और भी अगर कहीं आपको मिलता है तो वो डिटेल भी आप देख लीजिएगा, ठीक। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस है, ठीक है, तो उनका भी आप डिटेल देख लीजिएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एटलीस्ट रेलवे की किसी परीक्षा में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने 20 मई 2023 को तीसरे इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। नरेंद्र मोदी ने जो है, मोदी जी ने भाग लिया हुआ है क्वाड में, ठीक है, सम्मेलन में 2023 मई 2023 को। आपको बताना है कि ये सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद से चौथा ऑप्शन जो है वो भारत है, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पे ये आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये जो सम्मेलन हुआ है तीसरा इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन जो है वो जापान में जो है आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया हुआ था, ठीक है। ये जो क्या है जापान के हिरोशिमा शहर में जो है आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज,
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भी क्या है भाग लिया हुआ है। ये क्वाड जो है वो 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, ये 4 देशों का जो है वो सम्मेलन जो है एक ग्रुप है क्वाड, ठीक है। उसका ये शिखर सम्मेलन जो है तीसरा जो मीटिंग हुआ है वो जापान में हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड नेताओं को भारत आमंत्रित किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि वर्ष 2024 में क्वाड की मीटिंग जो है वो भारत में की जाए, ऐसा मोदी जी ने बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चित नेवा प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नेवा प्रोजेक्ट जो आया है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, विधानसभाओं और गरीबी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ये विधानसभाओं से संबंधित एक प्रोजेक्ट नया आया हुआ है जिसका नाम है नेवा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अभी हाल में चर्चा में रहा है। इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट, ठीक। इसके तहत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से ये एक है। इसका उद्देश्य जो है वो सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को कागज रहित पेपरलेस जो है वो वर्क बनाना है विधानसभाओं का। देश की सारी विधानसभाओं को क्या है पेपरलेस बनाना है, वहां का सारा कामकाज जो है वो डिजिटली हो, ठीक है। वैसा बनाने के लिए ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नेवा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इनमें से 9 विधानसभाएं पहले ही पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं और नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, ठीक। बाकी इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है। तो अभी देश में 9 विधानसभाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से डिजिटल हैं, ठीक है, जहां पर पेपरलेस वर्क हो रहा है। सरकार का जो लक्ष्य है वो है सारी की सारी विधानसभाओं को करना है, जिसमें से 21 विधानसभाओं का MOU हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे, ठीक है, 2023 जो है वो कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 मई, 18 मई, 22 मई और 24 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का भी ये जो है वो 24 मई को मनाया गया है। इसकी थीम जो थी वो थी फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ये इसकी जो है राष्ट्रमंडल दिवस 2023 की जो है थीम थी, विषय था। बाकी राष्ट्रमंडल राष्ट्र जो है वो क्या है, ये 56 देशों का क्या है एक राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है 56 देशों का जो है कॉमनवेल्थ। इसमें क्या है अधिकांश देश जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, ठीक है। इसमें जो 56 देश शामिल हैं उसमें से जो अधिकांश हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। इसकी स्थापना जो है वो 1931 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल के रिगार्डिंग ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय इसका कहाँ है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं, ठीक। तो इस तरह से ये राष्ट्रमंडल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर जो है सम्मेलन है, उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये जो अभी अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है ये केरल राज्य में जो है वो आयोजित किया गया है, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया है वो केरल के मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके द्वारा किया गया है। इसमें श्रमिकों के अधिकार, कानून और सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक श्रम से औपचारिक श्रम में परिवर्तन, इसकी चुनौतियां और विश्लेषण, आंतरिक श्रम प्रवास और आंतरिक प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और कन्या अन्य विषयों पर जो श्रम से रिलेटेड, श्रमिकों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। ये सम्मेलन जो है वो केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किन 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो मिला है? 2 देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। आपको उन 2 देशों का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके फ्रांस और फिजी, ऑस्ट्रेलिया और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है,
पापुआ न्यू गिनी और फिजी दो देश हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है सम्मानित किया हुआ है। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीपीय देशों में एकता में प्रयास के लिए मोदी जी को क्या है अपने सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है उसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी का। ये क्या है, प्रधानमंत्री को क्या है प्रशांत द्वीपीय देशों में एकता के प्रयासों के लिए ये दिया गया है, सम्मान दिया गया है। इसके अलावा फिजी के प्रधानमंत्री जो हैं सित्विनी राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये दो देश हैं जिनके नागरिक सम्मानों से ये मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग, जो जंपिंग कंपटीशन है उसका जो इंटरनेशनल वो है जो कंपटीशन है अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग के नाम से बोलते हैं। इसमें भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? भारत के जो लॉन्ग जंपर हैं, ठीक है, लंबी कूद के लिए मुरली श्रीशंकर जी हैं, आपको बताना है इन्होंने इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये मुरली श्रीशंकर जी ने ये स्वर्ण पदक जो है वो जीता हुआ है और बाकी भारत को क्या है गौरवान्वित किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। और क्या है, ये जो कंपटीशन हुआ है ये ग्रीस के कालिथिया में हुआ है, ठीक है। ये जो कंपटीशन हुआ है, ये जो प्रतियोगिता हुई है वो ग्रीस के कालिथिया शहर में हुआ है। इसमें भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर जी ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। मुरली श्रीशंकर जी ने सीजन की सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर की छलांग लगाई है। जो लंबी कूद है, इनकी कूद की जो लंबाई है वो 8 मीटर 180 सेंटीमीटर जो इसकी दो है 8.18 मीटर की इन्होंने छलांग लगाई है। इसके अलावा जो इन्होंने जीता है, मतलब जो सेकंड विनर है वो है जैस्विन एल्ड्रेन, ठीक है। जैस्विन एल्ड्रेन को हराकर ही ये मुरली श्रीशंकर जी ने पदक जीता हुआ है। जैस्विन एल्ड्रेन ने 7.85 मीटर की छलांग लगाकर क्या है रजत पदक जीता है। 7.85 मीटर की छलांग लगा के ये सेकंड पोजीशन पे हैं और मुरली श्रीशंकर जी जो है वो 8.18 मीटर की छलांग लगाकर पहले स्थान पर हैं, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के जॉलेन रकर ने 7.80 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जो है वो जीता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुरली श्रीशंकर जी का नाम, इनकी लंबी ये लंबी कूद में थे, ठीक है, उसके लिए इनको गोल्ड मिला हुआ है। बाकी इन्होंने जैस्विन एल्ड्रिन को क्या है हराया हुआ है, ठीक। तो ये सारे जो है और इसका आयोजन जो है ग्रीस के कालिथिया में। ये सारे जो है इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में 2022 में कितने मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन प्राप्त हुए हैं? 2021 में जो पर्यटकों की संख्या थी भारत में वो 1.52 मिलियन थी। आपको बताना है 2022 में ये पर्यटकों की संख्या कितनी रही है। ऑप्शन है 5.2 मिलियन, 6.19 मिलियन, 4.8 मिलियन और 3.9 मिलियन। तो ये आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जो 2021 की तुलना में पर्यटकों की संख्या जो है वो बढ़कर 6.19 मिलियन या 6.19 मिलियन हो गई है, ठीक है। बाकी आगंतुकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 अभियान की शुरुआत की है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो भारत आए, भारत में आने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। शराब की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर जो है वो हेल्थ वार्निंग या स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला देश का है, दुनिया का पहला देश कौन सा है? बाकी आप लोगों ने बीड़ी सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उन पर तो ये चेतावनी ऑलरेडी होती है, बट अब शराब की पैकेजिंग पर भी ये चेतावनी लगाई जाएगी। वो ऐसा निर्णय लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। आयरलैंड ऐसा देश है जिसने ये ऐसा घोषणा की है कि वो शराब पर जो है वो क्या है स्वास्थ्य चेतावनी लगाकर देगा, ठीक है। ये क्या है, आयरलैंड ने क्या है मादक पेय पदार्थों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग शुरू करेगा
जिसमें कैंसर, यकृत रोग और गर्भावस्था के दौरान पीने के जोखिमों के बारे में चेतावनियां होंगी। ये बताएगा कि इससे कैंसर हो सकता है, यकृत से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी में उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन सब के बारे में ये चेतावनियां इसमें रखी जाएंगी। यह उपभोक्ताओं को कैलोरी और अल्कोहल की मात्रा के बारे में भी सचेत करेगा कि आप इसको कंज्यूम करने से कितने कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उसके बारे में, और इसमें जो लिकर कंटेंट है, अल्कोहल का जो कंटेंट है, उसके बारे में भी ये इसको जानकारी देगा। तो ये आयरलैंड सरकार का क्या है, प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा पर्यटन जो है, त्रिपुरा का पर्यटन विभाग है, उन्होंने अभी एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। सौरभ गांगुली जी को क्या है, त्रिपुरा राज्य ने अपने पर्यटन का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी अभियान में जो गांगुली जी की भागीदारी है वो राज्य के पर्यटन क्षेत्र को इससे गति मिलेगी। गुच्ची एक ब्रांड है। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना पहला भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुच्ची जो ब्रांड है उसने क्या है, आलिया भट्ट को अपना पहला भारत का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और त्रिपुरा पर्यटन बोर्ड ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? आपको दो देशों का नाम बताना है जिनके बीच ये टाइगर शार्क 40 जो है वो नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, जापान अमेरिका, भारत अमेरिका, बांग्लादेश अमेरिका और बांग्लादेश भारत। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये जो टाइगर शार्क 40 नौसेना अभ्यास है ये बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है। वहां का द्विपक्षीय अभ्यास है। ये क्या है, चट्टोग्राम एक जगह है, वहां पे बीएनएस निर्विक, ठीक है, सेंटर का नाम है बीएनएस निर्विक, बांग्लादेश नेशनल स्टेशन में अभ्यास टाइगर शार्क 40 क्या है, शुरू हुआ है। ठीक है, यह एक संयुक्त बांग्लादेशी अमेरिकी नौसेना अभ्यास है। इसका मकसद जो है, वो उद्देश्य जो है, वो दोनों देशों की सामरिक क्षमताओं को क्या है, बढ़ाना है। बाकी इसका उद्देश्य जो है आपस में तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना भी है। इसका उद्देश्य जो है ये है। तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छापरा अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया हुआ है। ठीक है, नामित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है। यह जो है वो ताल छापरा अभ्यारण्य क्या है, किस राज्य में स्थित है, आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, राजस्थान। ये राजस्थान जो है, ये ताल छापरा जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी ये राजस्थान में भी कहाँ है, तो राजस्थान का चुरू जिला है, उस चुरू जिले में ये स्थित है, और ये 7.1977 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ताल छापरा वन्य जीव अभ्यारण्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, बाकी ताल छापरा जो है वो 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पर 4500 से अधिक ब्लैक बक्स, चिंकारा और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों का घर है। तो काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस उपन्यास ने 2023 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आपको उस उपन्यास का नाम, नोवेल का नाम बताना है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो जीता हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, टाइम शेल्टर, द न्यू लाइफ, लूसी बाय द सी और हंग्री घोस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, टाइम शेल्टर। एक उपन्यास है, नोवेल है टाइम शेल्टर। इसको क्या है 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है, अभी 2023 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है ये जॉर्जी, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल, ठीक है, ये दो लेख हैं। ठीक है, इन्होंने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है
वो जीता गया है। ये टाइम शेल्टर उपन्यास जो है वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला बुल्गेरियाई उपन्यास बन गया है। इसके पहले यहाँ के किसी उपन्यास को ये पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, ये उपन्यास जो है वो जॉर्जी डिनोव जो हैं इनके द्वारा ये लिखा गया है, लेखक हैं, और एंजेला रॉडेल जो हैं इनके द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद किया गया है। इन दोनों लोगों को ही ये बुकर मिला हुआ है। बाकी टाइम शेल्टर क्या है, एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक तरह से रिक्रिएट किया जाता है और हर मंजिल को एक अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इसका मकसद जो है वो ऐसे लोगों की मदद करना है जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं और पुरानी बातें भूल चुके हैं। बीमारी है डिमेंशिया, ऐसे लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों की ओर ये बुक जो है वो हमारा ध्यान आकृष्ट कराती है। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पुस्तक है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, ये किस विषय की ओर हमें इंगित करती है, किस बीमारी से संबंधित है या क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपके फ्रेंड्स हो तो आप उनके बीच में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए